Hello everyone, I'm Ansar Kari. Today we will talk about the elections and the various electoral methods ranging from electoral laws to the political parties and date which is given by the Election Commission of India as a constitutional body to various political parties and what are the jurisdictions it has on them. So in Article 324, we have the Independent Commission, that is our Election Commission of India, in the last couple of sections बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि वन में बॉडी हो सकता है, अलग कर सकते हैं जितना प्रेसिडेंट चाहे, टाइम टाइम उसको डिसाइड कर। हमने इलेक्शन कमीशन है वो कुछ ही समय के बाद एज ए मल्टी मेंबर बॉडी बना जिसके अंदर दो कमिश्नर दो रहे, लेकिन बाद में उनको हटा दिया। लेकिन जैसे 86 67 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपकी जो एज वो 21 साल से 18 साल घटाई गई वोटर वोटिंग देने की, यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी को आप 18 पर लाकर आपने रोका। इसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो वर्क मैंडेट है वो बढ़ा इलेक्शन कमीशन का, जिसके बाद से दोबारा से इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, दो कमिश्नर और ऐड हुए और उसके बाद से हम देखते हैं वी हैव द इलेक्शन कमीशन वर्किंग एज अ मल्टी मेंबर बॉडी। आर्टिकल 324 बताता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन होगा कि किन किन बॉडीज के जो है स्टेट असेंबलीज उनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है, सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन कमीशन जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन करवा। इसके अलावा डायरेक्शन क्या होगा, कंट्रोल क्या होगा, तो हमने देखा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसके क्या क्या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला, आप पार्टी को सिंबल बांटते हैं। दूसरा, आप पार्टी को रजिस्टर करते हैं। तीसरा, आप जितने भी पार्लियामेंटेरियंस उनको मैंडेट करते हैं अंडर आरपीए 1950 एंड 51 कि जितना भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है उनको पब्लिक कीजिए, आप एफिडेविट दीजिए, आप नॉमिनेशन फाइल कीजिए, आप जो है कंटेस्ट करने के लिए 50 नॉमिनेशन और 50 सपोर्टर उनको जुटाइए। इसके अलावा स्क्रूटिनी करते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होते हैं, पब्लिश करिए। इसके अलावा पूरा जो इलेक्टोरल मशीन होती है उसको सुपरवाइज करते हैं, जिसके अंदर वो इलेक्शन कंडक्ट से लेकर इलेक्शन अनाउंस से लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने, इलेक्शन करवाने। इसके अलावा इलेक्टोरल टाइम के अंदर जितने भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी हैं उनको कमांड ऊपर जुरिस्डिक्शन रखना वो इम्पावर हो जाती है। आप सस्पेंड भी कर सकते हैं, आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं ऑफिसर्स का फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इसके अलावा आप अलग अलग तरीके से R&D करते हैं इलेक्शन के अंदर ताकि एफिशिएंट इलेक्टोरल सिस्टम आ सके, जिसमें हम बात करते हैं पहले के टाइम पे बैलेट हुआ करता था, उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने देखा कि धीरे धीरे इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन आई, ईवीएम आई, और ईवीएम के अंदर भी हमने देखा कि आज के टाइम पर हमारे यहाँ अलग से वोट रखा जाता है जिसका नाम होता है वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसके अंदर 5 सेकंड या 6 सेकंड के लिए आपको एक पर्ची दिखाई जाती है जिसमें आपने जो वोट कास्ट किया मशीन के ऊपर बाय क्लिकिंग ऑन द ईवीएम मशीन आपको सर्टिफाई करता है, जो कि एनक्लोज बॉक्स के अंदर होता है कि आपका जो वोट डला वो इस पर्ची के अंदर भी आ गया। सो इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी एंड इन केस ऑफ एनी चैलेंज टू द वोटिंग पैटर्न it will assist the EVM to scrutinize as to whether you have casted the vote that is same on machine as well as on the paper or not. इसके अलावा रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन डी रजिस्टर करने की पावर आपके पास नहीं होती, वो कोर्ट करती है। और आरपीए से रिलेटेड मैटर्स है आरपीए 1950 और आरपीए 1951, जिसमें करप्शन से लेके एंटी डिफेक्शन तक के मैटर सब पर आपका जो है जुरिस्डिक्शन होता है। और हर 5 साल के अंदर आप जो है इलेक्शन डिक्लेयर करवाते हैं। इसके अलावा एक और जिम्मेदारी होती है कि अगर मान लीजिए कहीं पर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो अगर कहीं पर स्टेट के इलेक्शन भी होने हैं या सेंटर के इलेक्शन भी होने हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन होने के नाते आप ये रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप 1 साल के लिए टाइम ना हम इलेक्शन ना करवाएं क्योंकि स्थिति जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं। और उसके भी यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है या जो सेंट्रल पार्लियामेंट है उसका टेन्योर भी 1 साल के लिए बढ़ाया जाए। इनकी रिकमेंडेशन को
बताएं। इसके अलावा आप जो है डेप्यूटेशन के ऑफिसर तो रखते हैं अलग अलग। आप देखेंगे इलेक्शन की ड्यूटी में टीचर से लेके कैग के ऑफिसर से यूपीएससी के ऑफिसर तक अपॉइंट होते हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके अलग अलग डिजिटल पोर्टल्स हैं जिसमें वो रजिस्टर करती हैं। इलेक्टोरल रोल्स जो है वो पेश होते हैं। इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है कि आपका जो नाम है वो गवर्नमेंट डाटा के अंदर चढ़ चुका है कि आप एक इलेक्टर हैं, आप अपना कास्ट वोट कर सकते हैं। तो दीज आर सम important tasks and responsibilities which election commission plays an important role in. Please stop the recording for a minute. तो हमने देखा कि किस तरीके से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वो निभाते रहते हैं। और एज एन एग्जाम्पल सेट करते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का, जिसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माना जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, प्रेसिडेंट करते हैं। और अगर रिमूव करना है तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसके अलावा अंडर आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन ने वही बात है कि पावर दी हुई है प्रेसिडेंट को इलेक्शन और अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने की टाइम टू टाइम जब भी उन्हें लगता है। 1989 तक एज अ मल्टी मेंबर बॉडी इन्होंने काम किया। और हमने देखा कि 1991 के अंदर एक लॉ भी आया इनेक्ट करने के लिए सर्विसेज हो सकती हैं इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो कमिश्नर होंगे उनकी। यहाँ पर एक केस भी है अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर ऐसा बोला गया कि पावर टू अपॉइंट चीफ एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्सक्लूसिव पावर नहीं है वो एग्जीक्यूटिव की, और सब्जेक्ट टू होनी चाहिए लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। यानी पूरे केस का जो क्रक्स है वो ये कह रहा है कि खाली सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंट ना करे, पार्लियामेंट एक लॉ बना पूरा प्रोसेस दे जिसके अंदर क्वालिफिकेशन भी आए, इसके अंदर टेन्योर भी आए, सिक्योरिटी की बात हो, इसके अंदर ये बताया जाए कि किस तरीके से वो रजिस्टर डी रजिस्टर की पावर उनके पास रहेगी। तो पार्लियामेंट का कानून आना चाहिए और इसके बिहाफ से इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से लेकर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन होने चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि नया जो एक्ट है 2023 एक्ट, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है उसमें बात करता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बोला था कि देयर शुड बी अ जुडिशियल इंटरवेंशन एंड जुडिशियल प्लेस आल्सो इन दी कमेटी टू अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर, बट दैट इज नॉट मेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसके बाद अभी जो स्टैब्लिश कन्वेंशन हमारे यहाँ पर चली आ रही है जिसके अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और आई थिंक वन इज होम मिनिस्टर जो इनको अपॉइंट करते हैं। तो उसी पैनल की रिकमेंडेशन पे अभी भी हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। और जब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि इलेक्शन कमिश्नर के अंदर जो अपॉइंटमेंट होती है अदर इलेक्शन कमिश्नर की वो मोस्टली हेल्स फ्रॉम द आईएएस। तो ऐसा बोला जाता है वाई आई ओनली इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है उसके अंदर अलग एक्सपर्टीज जिनके पास होती है उनको भी आना चाहिए। सो दिस इज अ कंसर्न व्हिच इज रेज्ड बाय सम ऑफ द रिपोर्ट्स एंड सम ऑफ द कमिटी। 6 साल के लिए इनका टेन्योर होता है। ये कुछ हम देख सकते हैं कि वोटिंग बिहेवियर के अंदर क्या क्या डिटर्मिनेशन किया जाता है। कास्ट आप जाति के नाम पर वोट मांगने जाते हैं, आप अपनी कम्युनिटी के नाम पर जान मांगने जाते हैं, मीडिया ओपिनियन हो गया, ओपिनियन का पोल हो गया, वो इन्फ्लुएंस करता है। और इसीलिए रेगुलेशन भी है मीडिया के ऊपर बाय द इलेक्शन कमिश्नर कि आप फाइनल कंक्लूजन जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप अपने ओपिनियन पोल का रिजल्ट जारी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब ऐसा होता है तो बीच में जब वोट कहीं पर नहीं पड़े होते, जब वो देने जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों हम अपने वोट खराब करें, हम भी उसी पार्टी को वोट देते हैं जो ऑलरेडी जीत रही है। इसके बाद पार्टी मैनिफेस्टो हो गया आपका, सोशल मीडिया, और दीज आर कैरिज्मा ऑफ द लीडर जो कि बहुत हम देखते हैं प्रोमिनेंस में है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इम्पैक्ट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा इंडिया के अंदर, अलग अलग नहीं होगा क्योंकि एक ही सिटीजनशिप इंडिया के अंदर में। दूसरा, नो कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव, जाति के नाम पे कम्युनल यूनिट नहीं तोड़े जाएंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि इस एरिया के अंदर तो ये वाली कम्युनिटी ज्यादा रहती है तो यहाँ से इसी कम्युनिटी का इलेक्टर खड़ा हो सकता है, कंटेस्ट कर सकता है, नहीं। एक माइनॉरिटी खड़ा हो सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसके अंदर हमने देखा 18 साल जैसी आपकी एज होती है तो आप वोट जो है डालने के लिए सक्षम है एंड यू कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड टू डू सो।
यहाँ पे एक कमीशन है जिसका नाम है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2002 के अंदर आया। 2001 के अंदर एम वेंकट चालिया पार्लियामेंटेरियन थे, वो इसको हेड कर रहे थे। उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक एक चीज को पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी हुई है, रेंजिंग फ्रॉम प्रियम्बल टू इमरजेंसी टू सेंटर स्टेट रिलेशन टू द इलेक्शन आल्सो। तो इन्होंने यही बोला कि जो इलेक्शन इंडिया के अंदर होते हैं उनको और फेयर करने की जरूरत है। इलेक्टोरल मशीनरी जो है उसको रैशनलाइजेशन, उसके जितने भी लोग हैं उनके अंदर रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है, और ताकि डिस्टोर्ट ना हो, पॉलिटिकल कल्चर जो है डेमोक्रेटिक वे पर चले। डीलिमिटेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो डीलिमिटेशन एक्ट 4 बार इंडिया के अंदर आया है, अभी थोड़े सालों बाद दोबारा से 5वां आएगा। डीलिमिटेशन एक्ट जो है 1952 के अंदर, 62, 72, 2000। डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है कि आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है, जिसको अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है, उसका टेरिटोरियल एरिया जो है घटाना बढ़ाना, उसके अंदर ज्यादा एमएलओ की सीट क्रिएट करने के लिए, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन के फैक्टर पर, आपके एरिया में डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है उसके बिहाफ पर, आपके एरिया में ट्राइबल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं हुआ उसके बिहाफ पर, सारी चीजों का मद्देनजर डीलिमिटेशन किया जाता है। डीलिमिटेशन जो है 4 बार इंडिया के अंदर हुआ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर अलग से डीलिमिटेशन हुआ ऑन दी, हम बोल सकते हैं रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड जस्टिस रोहिणी वाज हेडिंग दैट, जिनके बाद जिन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से सीट बढ़ाई जाएंगी और एमएलए का इलेक्शन भी होगा, और डीडीसी इलेक्शन जो है वो भी उसी के हिसाब से। अब हम बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई जिक्र नहीं है, किसी कानून के अंदर कोई जिक्र नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक तरीके की प्रथा है। मॉडल यानी ये मॉडल, कोड है यानी एक सेट ऑफ रूल है, और कंडक्ट यानी आपका बिहेव, आपका बर्ताव। आपके बर्ताव को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो मॉडल के रूप में आपको मानने चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबसे पहले केरला असेंबली के अंदर आया। केरला असेंबली से जैसे जैसे मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड की पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन ने भी इसको यूज करना चालू किया। अब है क्या, हमने देखा ये सेट ऑफ रूल्स है जो कि पार्लियामेंटेरियन, स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी एमएलए, एमपी, एमएलसी जितने भी हैं, पॉलिटिशियन जितने भी हैं, कंडक्ट को रेगुलेट और उनके बिहेवियर को स्ट्रीमलाइन करने के रूल्स हैं, जो कि एक पॉलिटिकल कन्वेंशन है। पॉलिटिकल कन्वेंशन यानी राजनीतिक एक परंपरा के रूप में चलते आ रहे हैं, जिनको माना जाता है, इलेक्शन कमीशन इनको एनफोर्स कराता है। ऐसा बोला जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आप लीगल बना दीजिए बाय कोडिफिकेशन इन द लॉ, आप इसको इंटेग्रल पार्ट बना दीजिए इलेक्टोरल लॉ का। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रेगुलेशन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अनसरमाउंटेबल पावर देते हैं ड्यूरिंग द इलेक्टोरल टाइम। क्या मॉडल कॉन्डक्ट आप लगी, तो इस पर आप डी रजिस्टर भी कर सकते हैं, आप डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, आप हेट स्पीच का मैटर करके किसी कंटेस्टेंट के ऊपर उसको 6 साल के लिए बाहर भी कर सकते हैं इलेक्टोरल रेस से। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कुछ और प्रावधान है कि आपको अगर रैली करनी है, आप पुलिस से, एसडीएम से परमिशन लेकर आइए, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन को वो रिकमेंडेशन दीजिए रिटर्न में। अगर आप नहीं देंगे, आप रैली नहीं निकाल सकते, निकाली तो आप फंस गए, आपका इलेक्शन रद्द। दूसरा, जब आप रैली निकाल रहे हैं तो आपको ट्रैफिक जो है रास्ता आएंगी से जाना, एक रास्ते से एक पॉलिटिकल रैली निकलनी है और रास्ते से दूसरी, दोनों का सेम में, तो टाइम के अंदर डिफरेंस किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को देता है। इसके अलावा मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये कहा जाता है, आप जो है सही पैसे का यूज नहीं कर सकते। सरकारी शासन के जितने भी अंग हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हैं, उनको यूज करके आप पॉलिटिकल कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो सरकार की नीतियां हैं, उनको आप मेलाइन नहीं कर सकते हैं कि हमारी पार्टी फलाना, हमारी एक्स वाई जेड पार्टी ने ही वो काम किया है। इसके अलावा आप बदतमीजी नहीं कर सकते, डिफेमेशन का केस आपके ऊपर लग जाएगा। कहीं ना कहीं ये ऐसे रूल्स हैं जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथनिंग के काम, और जितने भी हम बोल सकते हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं या फिर एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनके बिहेवियर को कायदे कानून में रखने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे यहाँ पर है, जो केरला में जिसका इवोल्यूशन हुआ, तो हम बोल सकते हैं। तो दिस इज द ब्रीफ अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब अगर बात करें आरपीए 1950 और आरपीए 1951, तो जब हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी, तो उसके अलावा भी हमारे यहाँ कुछ लीगल प्रावधान है जिसके अंदर आपको सजा हो सकती है। आप निषेध डिक्लेयर किए जाते हो, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, आप 6 साल के लिए बाहर हो सकते हो, आपको क्रिमिनल सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है।
आरपीए 1950 1950 के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर आया, 1951 में उन्हीं के टाइम पर आया। आरपीए 1950 के अंदर इलेक्शन से पहले जो भी कानून बनेंगे उनकी बात होती है, आरपीए 1951 के अंदर पहले और बाद में सबकी बात होती है। अगर ब्रीफ में बताऊं, एंटी डिफेक्शन का जैसे मामला है, आरपीए 1951 डील करता है। करप्शन की आपको डिटेल देनी है, आरपीए 1951 डिक्लेयर करता है। आपको आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड दिखाने, आरपीए 1951 डिक्लेयर करता है। आरपीए 1950 के अंदर आपको सिर्फ नॉर्मल चीजें बताई जाती है, जैसे कि आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा अंडर आर्टिकल 80, अंडर आर्टिकल 170, 171। तो इसमें बात की जाती है कि आप पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यूटी यूटी का, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी स्टेट का, राज्यसभा लोकसभा के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सिर्फ इतना बताया। दूसरा, वोटर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, 18 साल होने चाहिए। इसके बाद जो है, आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो मेडिकल जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट है वो आपका बोर्ड दिलवा देंगे। आप जेल में है तो जेल वार्डन, जेल अथॉरिटी के जो है वो दिलवा देंगे। प्रोसीजर फॉर डीलिमिटेशन, आप डीलिमिटेशन किस तरीके से करेंगे, बाइंडिंग होगा डीलिमिटेशन की रिकमेंडेशन, और कोई अपील नहीं होगी। इसके अलावा इलेक्टोरल रोल जो है किस तरीके से छपेंगे, सीट कैसे भरी जाएगी। आरपीए 1951 क्या बात करता है, बाई इलेक्शन कराना है। बाई इलेक्शन कब हो सकता है, जब किसी ऑलरेडी सर्विंग एमपी एमएलए की मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो मारे गए, इन्फिमिटी ऑफ माइंड डिक्लेयर हो गया, अनसाउंड हो गए, डिस्चार्ज हो गए, कंगाल हो गए, इन सारी सिचुएशन के अंदर बाई इलेक्शन करवाइए। वो आरपीए 1951 बताता है। पहले ऐसा नहीं होता था, वो सीट खाली पड़ी रहती थी पहले। इसके अलावा एडमिन मशीनरी कौन सी होगी, जिसके अंदर बात होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर नीचे बॉटम टू टॉप जितने ऑफिसर रैंक के हमारे अधिकारी है वो सारे इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाएंगे। आरपीटी 51 बोलता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आप कमल का फूल दीजिए, आप हाथ दीजिए, आप झंडा दीजिए, आप साइकिल दीजिए, ये सारी रजिस्ट्रेशन करने की जो पावर है वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आरपीए 1951 के अंदर है। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी, हमने देखा कि क्वालिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, जिसके अंदर क्या क्या है, आपकी जो एज है वो 25 होनी चाहिए, राज्यसभा में 35 होनी चाहिए। इसके अलावा आप ऑफिस ऑफ प्रोविट नहीं होने चाहिए, किसी सरकारी दफ्तर के अंदर अगर आप किसी कार्यरत पर हैं तो उसको रिजाइन करके ही आप इलेक्शन का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन जो है वो फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, क्रिमिनल चार्जेस नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन 3 तरीके से हो सकता है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, कौन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। इसके अलावा और वो क्या है, आपने मिसबिहेव किया, आप जो एज पूरी नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ नहीं ले पाए, ये हो गई डिस्क्वालिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। दूसरी को डिस्क्वालिफिकेशन जो आपकी एंट्री, जो आपके आरपीए के अंदर मेंशन है 1951 के अंदर, आपने क्रिमिनल रोड रिकॉर्ड नहीं दिखाए, मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट का अवहेलना करी, आपने जो है हेट स्पीच कर दी, आपने जो है प्रो एनमिटी बढ़वा दी सोसाइटी के बीच में, आपने जो है अपनी जितनी भी डिटेल देनी थी आपने वो नहीं दी, झूठी साबित हो गई, आप डिस्क्वालिफिकेशन कर दिए जाओगे। कौन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। इसके अलावा बात होती है एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन, वहां पर आप पार्टी तोड़कर जाए, आपने धोखा दिया अपनी पार्टी के साथ, आप जो है इंडिपेंडेंट होकर आए थे और आपने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, आप नॉमिनेशन से आए थे लेकिन आपने 6 महीने तक का इंतजार किया, आप 6 महीने तक नहीं बोले, 6 महीने के बाद आपने कोई पार्टी ज्वाइन करी, इन सारी कंडीशन के अंदर आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ये होगा तीसरे नंबर का। कौन करेगा, स्पीकर करेंगे लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, चेयरमैन इधर राज्यसभा। इसके अलावा करप्ट प्रैक्टिसेस और इलेक्टोरल ऑफेंसेस, क्या आप दारू नहीं बिकवा सकते, आप पैसा नहीं दे सकते, आप मसल पावर यूज नहीं कर सकते, आप बूथ कैप्चरिंग नहीं कर सकते, ये सारे काम आरपीए 1951 के अंदर है। इसके अलावा क्या है, डिस्प्यूट आ जाता है अगर कोई इलेक्शन के मामलों में, तो कौन बताएगा, आरपीए 1951 कहता है कि इलेक्शन कमीशन सेटल करेगा, स्टेट कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है कानून पास बना के आरपीए 1951 के अंदर से पावर उठा के किसी और बॉडी को भी दे सकता है कि भाई आप जो है डिस्प्यूट इसको सेटल करिए। दिस इज द बेसिक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन आरपीए 1950-51। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आरपीए 1951 के, सेक्शन 8 क्लोज 1, ये कहता है आप एनमिटी करें, टेरर एक्ट करें, नेशनल फ्लैग की अवहेलना करें, आप जो है 6 साल के लिए जेल के अंदर जाएंगे। सेक्शन क्लोज, सेक्शन 8 क्लोज 1। सेक्शन 8 क्लोज 2, ये कहते हैं कि आपने डोरी कर ली, आपने पैसा होल्ड कर लिया, आपने होर्डिंग की, जैसे हम बात करते हैं कि प्याज महंगा हो जाता है, आलू महंगे हो जाते हैं, टॉप जिनको बोला जाता है, आप इस तरीके की होल्डिंग जाते हैं एसेंशियल कमोडिटीज की, आप डिस्क्वालिफिकेशन कर दी जाएंगे और आपको 6 महीने की सजा भी मिलेगी। सेक्शन 8 क्लोज 3, यानी आप डिस्क्वालिफिकेशन हो गए हैं और 2 साल से कम का आपको इम्प्रिजनमेंट अगर नहीं मिला है तो फिर आप 6 साल के लिए नहीं लड़ सकते इलेक्शन, यानी मिनिमम है 2 साल। अगर आप 2 साल से पहले रिलीज हो गए तो आप इलेक्शन लड़ेंगे, 2 साल से जैसे ही ऊपर कूदे फिर 6 साल के लिए आपके ऊपर बैन है। सेक्शन 8 क्लोज 4, इसमें बोला जाता है कि जो सिटिंग एमपी एमएलए हैं
वो डिस्क्वालीफाई जो है कर दिए जाएंगे, लेकिन विद इन 3 मंथ्स वो अपील कर सकते हैं किसी हाउस के अंदर। अब अगर आप बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड एक्ट है वो आरपीए 1951 का सेक्शन 8 क्लोज 4 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि अगर सिटिंग एमपी एमएलए है और वो अगर अपील लगा दे, तो क्या कोई एमपी एमएलए इतना सक्षम नहीं है, वो अपील लगा सकता है? वो विद इन 1 आवर कैन अपील इन द कोर्ट, और जैसे ही वो अपील करता है वो हो गया डिस्क्वालीफाई के बचने से बाहर। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि दिस इज दी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इम्यूनिटी विच हैज बीन ग्रांटेड टू द पार्लियामेंटेरियन। जब हम बात करते हैं एमपी एमएलए कि वो उनको डिस्क्वालिफिकेशन से बचाने की बात आरपीए 1951 के अंदर की गई है। इसको हटाने के लिए अलग अलग जुडिशरी ने बोला हुआ है, अलग अलग लॉ कमीशन ने बोला हुआ है, अलग अलग ईसीआई जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं उन्होंने बोला कि भाई आप इस क्लोज को हटाइए। लेकिन दिक्कत क्या है, पार्लियामेंट ही हटा सकते हैं, और पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो दिस इज अ वेट एंड वॉच मैटर, और जो एथिकल और मोरालिटी के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि ऐसा इनको करना चाहिए, ताकि फेयर पार्लियामेंटेरियन जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव आए और लोगों के हित का काम करें पार्लियामेंट के अंदर। की प्रोविजन यहाँ पर हाईलाइट में भी है, तो हमने देखा इलेक्टोरल रोल से लेके क्वालिफिकेशन क्या होगी, सीट कैसे बटेंगे, डिलिमिटेशन क्या होगा। प्रेसिडेंट अमेंड करते हैं ऑर्डर आफ्टर कंसल्टिंग ईसीआई, यानी डिलिमिटेशन जब करना है तो प्रेसिडेंट का फाइनल ऑर्डर होता है, ईसीआई को कंसल्ट की पावर है। और रिजर्वेशन के भी प्रावधान जो है हमने बात की इसके बारे में कि डिलिमिटेशन क्यों किया जाता है। वन ऑफ द फैक्टर है कि रिजर्वेशन आपको देनी है, बढ़ानी है, ज्यादा लोगों को देनी है, तो उसके लिए भी डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ में, तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को देने के लिए। और अब हम बात करें कि व्हाट आर करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए 1951। पैसा पैसा देते हैं। दूसरा, आप अनड्यू इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं, मसल पावर दिखा रहे हैं, आप जो डरा रहे हैं लोगों को। आप फोर्स मिस इन्फॉर्मेशन, जिसको आज के टाइम में बोला जाता है मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन, आप वो करवा रहे हैं। आप जो है फीलिंग ऑफ एनमिटी हेटेड बढ़वा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स हुए इसी चक्कर में हुए। इसके अलावा हम देखते हैं कि आप जो रैली करते हैं, रैली के अंदर आप कुछ भी बोल जाते हैं पॉलिटिकल इम्यूनिटी के चक्कर में, क्योंकि एज ए पार्लियामेंटेरियन आपके ऊपर कुछ भी बोलने के ऊपर आपके ऊपर केस रजिस्टर नहीं सकता, प्रोवाइडेड दैट इज नॉट द हेट स्पीच। लेकिन दिक्कत वो ये हेट स्पीच भी डिफाइन नहीं है, क्या हेट स्पीच बनेगी कि नहीं बनेगी, दैट इज आल्सो फॉर द कंसर्न। इसके अलावा आप किसी धर्म, जाति, रेस, कम्युनिटी, लैंग्वेज, इनके ऊपर कोई भी मेलाइन अटैक करते हैं, डिफेम करते हैं, तो ऑलरेडी आईपीसी के अंडर तो हमारे डिफेमेशन का एक्ट है, लेकिन ऐसा आरपीए के अंदर भी करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर हम देखते हैं, अगर ऐसा आप करते पाए गए तो आपके ऊपर कानूनी जो है प्रावधान लगाकर आप पर केस चला जाता है। इसके अलावा सेक्शन 123 क्लोज 2, इसमें बोला जाता है अनडू इन्फ्लुएंस। अब इसका सिंपल सा मतलब है, आप अनडू इन्फ्लुएंस कैसे भी कर सकते हैं। आप जाकर उनको पैसा दीजिए, दारू दीजिए, सिलाई मशीन दीजिए, फ्री वाइज दीजिए, कुछ भी दीजिए जिससे कि वो आपको वोट दें। इसका सिंपल सा मतलब ये है, तो ये बैन है, नहीं होना चाहिए सेक्शन 123 क्लोज 2। लेकिन कौन करे, कैसे करे, तो यहीं पर इंपॉर्टेंट रोल आना चाहिए विसल ब्लोअर्स का। क्योंकि जब आप करते हैं तो आम आदमी डिवाइस से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, वो कोई कंप्लेंट नहीं करता, वो कहता है ठीक है नेताजी आपको जिताएंगे। लेकिन जैसे ही नेता जाता है दूसरे नेता से फ्रीवाई लेके एंजॉय करता है। लेकिन दिक्कत है कि बिहेवियरल रिवोल्यूशन आना चाहिए सोसाइटी के अंदर, अपनी जो सिटीजनशिप का राइट है उसकी अहम भूमिका समझनी चाहिए। और हमें जो है पार्टीशन पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनना चाहिए। इंडिपेंडेंट थॉट हमें अपनी विदाउट फियर फेवर इल और विल हमें अपना वोट कास्ट करना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है विसल ब्लोअर्स का, जो इस तरीके की एक्टिविटीज को अरेस्ट करके पुलिस अथॉरिटीज या फिर जो मीडिया है उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको सुपरवाइज करे। अब बात करते हैं सेक्शन 123 क्लोज 4। ये कहता है करप्ट प्रैक्टिसेस। तो करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती है। करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आपने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ने मांगी आपने गलत दी। इसके अलावा आप पैसा चुरा रहे हैं, आप जो सरकारी पैसे को यूज कर रहे हैं, आप जो है शेल कंपनीज बनवा रहे हैं, उनसे पैसा उड़ा रहे हैं, आप बॉन्ड के नाम पर जो है लोगों को डरा कर पैसा उगा रहे हैं। ये सारी चीजें करप्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन बाय इलेक्शन कमीशन कब। एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी फॉर कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी आपका इतिहास होना चाहिए 5 साल का पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए। दूसरा, आपके पास एक लोकसभा की सीट होनी चाहिए फॉर एवरी 25 मेंबर ऑफ द हाउस, यानी हर 25 एमपीओ के ऊपर आपके पास एक लोकसभा की सीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक सीट होनी चाहिए एमएलए की किसी भी स्टेट के अंदर। इसके बाद 6% टोटल वोट आपके पास होने चाहिए जनरल इलेक्शन में, पूरे इंडिया का अगर बात करें।
आपने हर अलग अलग जगह कंटेस्ट किया अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, 6% टोटल वोट आने चाहिए। यहाँ पर हम कोशिश, आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि यहाँ पर परसेंट की बात हो रही है, नंबर ऑफ वोट की बात नहीं हो रही है। इसके अलावा पार्टी रिकॉग्नाइज इन 4 स्टेट, यानी अगर किन्हीं 4 स्टेट के अंदर वो रीजनल पार्टी है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट एरियाज। पहला, लोकसभा में एक एमपी हो राज्य, इसके अलावा आपका स्टेट असेंबली के अंदर एमएलए हो, 5 साल का राजनीतिक इतिहास हो, और किन्हीं 4 स्टेट के अंदर आपकी पार्टी जो है एज अ स्टेट। अगर हम बात करें सिंबल कैसे दिए जाते हैं, तो 2019 के हमारे यहाँ हैंडबुक है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के सिंबल होते हैं, उनमें से आप चुन सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी पार्टी ने, मान लीजिए नेशनल पार्टी ने कोई सिंबल चुना हुआ है, आप उसके सिमिलर नहीं ले सकते हैं। और नेशनल पार्टी की अगर कोई एफिलिएट पार्टी है और वो एफिलिएट पार्टी कोई इलेक्शन सिंबल चुनना चाहती है, तो जैसा नेशनल पार्टी कहती है आप वैसा ही चुन सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट अगर कोई रीजनल पार्टी है, तो अगर नेशनल पार्टी मना कर रही है कि ये सिंबल हमारा है, तो नेशनल पार्टी की चलेगी, नेशनल पार्टी का अपर हैंड रहेगा, स्टेट पार्टी को बचे हुए में से लिस्ट में से लेना है। अगर बात करें क्या क्राइटेरिया है, तो 4 स्टेटों के अंदर उनकी सीट हो, 6% वोट आए हो, 4 जो है उनके पास लोकसभा में एमपी हो, इसके बाद 2% टोटल वोट लोकसभा के अंदर लाए हो, कम से कम 3 स्टेटों के अंदर। So these are some technical areas, no need to learn, but we can have a short insight of them. बात करते हैं कि नेशनल और स्टेट टैग कैसे मिलता है। तो नेशनल स्टेटस यानी आप राष्ट्रीय पार्टी आपकी, जब बात करते हैं राष्ट्रीय पार्टी तो उनके कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अलावा आपकी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगर स्टेट पार्टीज की बात करें तो हमारे आम आदमी पार्टी, इसके बाद आईएलओ, इसके बाद आपकी जो है अकाली दल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी स्टेट पार्टीज के। नेशनल स्टेटस का क्या प्रोविजन है कि आपको 6% कम से कम वोट होने चाहिए लोकसभा के अंदर, इसके अलावा 2% सीट होनी चाहिए लोकसभा के अंदर, यानी 6% वोट, 2% सीट, और कम से कम आपकी पार्टी, स्टेट पार्टी 4 स्टेट के अंदर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो, तो आपकी पार्टी को नेशनल स्टेटस मिलता है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन यहाँ पर उठाएं कि नेशनल पार्टी या फिर नेशनल स्टेटस पॉलिटिकल पार्टी लेने के लिए इतनी उतावली क्यों रहती है, तो इसके कुछ फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला, जब आपको नॉमिनेशन करना होता है कि हमारे कंटेस्ट करना चाहते हैं, उसमें आपको सब्सक्राइबर कम चाहिए, पहली बात। दूसरा, सिक्योरिटी कम देनी पड़ेगी, बाकियों के लिए 50-50 हजार, आपके लिए 15 हजार। इसके अलावा आपकी जो पार्टी है उसको इलेक्शन कमीशन उसका सिंबल चेंज नहीं करता है अगर आपके वोट कम हो गए तो। इसके अलावा आपको दूरदर्शन, प्रसार भारती, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ पर सरकारी टाइम मिलता है कि आपकी नेशनल पार्टी के जो भी प्रावधान, जो भी आपने अच्छे काम किए, आपका मैनिफेस्टो जो है उसको बताया जाता है आम आदमी तक अलग अलग भाषाओं के अंदर। ये नेशनल पार्टी होने के फायदे होते हैं। इसके अलावा स्टेट पार्टी, तो स्टेट पार्टी में है कि आप 6% वोट जो है असेंबली के अंदर जीते हो, आपका लोकसभा के अंदर एक एमपी होना जरूरी है, इसके अलावा 3% सीट असेंबली के अंदर हो, और आपका एक जो लोकसभा मेंबर है वो 25 एमएलओ के ऊपर हो। ये टेक्निकल चीजें हैं, वी आर जस्ट हाईलाइटिंग देम। एंड परफॉर्मेंस, 8% लास्ट में आपको वोट मिले हो आपकी स्टेट असेंबली के अंदर। So now we have some questions which we will take tomorrow. So for today we are ending here. Thank you so much and keep watching us.